आज अपनी धर्मपत्नी मीरा के प्रेरणा से आज ये हमने रात्रि भोज का अभिनंदन और स्वागत सम्मान समारोह यहाँ पे आयोजित किया। इसका मुझे गौरव मिला है। सत्यकाम हमारे छोटे भाई हैं, ये तो आप सबको पता है, लेकिन वो कितना बचपन से ही उन्होंने किस प्रकार से मुझसे जुड़ करके, कभी हमसे प्रतियोगिता करके, कभी हमारे से लड़ झगड़ करके, कभी हमारे अलग अलग रूप में बचपन से इतना करीब रहे हैं कि इनको मैंने बनते हुए बढ़ते हुए देखा है। और आज उनके जीवन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल है जब इनके सिविक सेंटर में, जब इनके पूरे विभाग के द्वारा इनका जो एक सेवानिवृत्ति का समारोह हुआ, उस समारोह में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, इस बात का गर्व महसूस हुआ कि मेरे छोटे भाई ने अंतिम इनिंग जो है सेंचुरी मार करके पूरी की। इस बात को सुनकर के लोगों से मुझे इतना बढ़िया लगा कि कल ही इन्होंने लगभग 1000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर से पैसा किसी से चेक से जमा कराया। अंतिम दिन के एक दिन पहले, 31 के पहले 30 तारीख को तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मोत्सव होता है, उस दिन 970 या कितना करोड़ बताया, 977 करोड़ का एक पार्टी से पैसा जमा कराया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन करके उनके साथियों से कि लगभग 1.5 लाख करोड़, 1.46 लाख करोड़, जो कि आज के दिन में है। और मुझे मालूम है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में तमाम सारी जिम्मेदारियों के साथ मैं जानता हूं कि 31 मार्च का अंतिम रिकॉर्ड फाइनली वो 1.5 लाख करोड़ को क्रॉस करेगा, वो उन्होंने आज प्राप्त किया है। सत्यकाम, इसके तुम्हारे लिए बहुत बहुत तारीफ है, बहुत बहुत। मुझे ये सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि जहां पे इन्होंने 3 साल पहले प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, विदेश कर, अंतर्राष्ट्रीय कर का, जहां पे 3 साल पहले 2020 सितंबर में इन्होंने जब काम ज्वाइन किया, उस समय जो आय हुआ करती थी, आज जब वो छोड़ के जा रहे उसकी 3.5 गुना, 3 साल के भीतर 3.5 गुना करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतिमान है। एक नई लंबी लकीर खींच करके सत्यकाम जा रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई। मुझे ये सुनकर के बहुत खुशी हुई कि एपीए जो एक एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट को माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से अंतर्राष्ट्रीय कर बेस के बारे में शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत ही नहीं हो रही थी, जिसके बारे में लोगों को शक और शुबा था कि हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आज पता चला कि 94 एपीए करके जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। सत्यकाम, इसको तुम्हारे लिए बहुत बहुत बधाई। आज जब मैं वहां पे सिविक सेंटर में तमाम सारे इनके अधिकारियों से इनके नेतृत्व क्षमता के बारे में, इनकी कार्य कुशलता के बारे में, इनकी जो काम करने के तौर तरीके के बारे में, इनके जो अनुभव है, लोगों के साथ काम करने का अनुभव, उनको अपने टीम के रूप में लेकर चलने की बात को, इन सारी बातों को जो तमाम सारे, मुझे एक का नाम याद हो गया, जिसको मैंने शेयर भी किया अपने पहाड़ी ग्रुप में। मैंने जो वहां पे जो लोगों से संबोधन किया, उस संबोधन को मैंने शेयर किया, आप शायद सुनेंगे, आपको लगेगा उन सारे लोगों को सुन करके मुझे एक तरीके से मुझे खुद मेरा जो सीना चौड़ा होता चला जा रहा था। ये मेरा छोटा भाई वो है जिसके साथ हम बचपन से लड़ते थे, झगड़ते थे, मारपीट करते थे, कभी बहुत सारी हमारी आपस की ऐसे ऐसे यादें पड़ी हुई है, जिसको सुनकर देख करके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, मुझे गर्व फील हो रहा था। मुझे वो दिन याद हो रहे थे जब हम लोग कैसे, हमें जबरदस्ती हमारी बड़ी बहन ने पटरी लेकर के जबरदस्ती हम लोग को गांव के स्कूल में भेज दिया था, जबकि हम लोग जाना नहीं चाहते थे। इतना स्वच्छंद हम घुमा करते थे कि जिसको हमको मन नहीं करता था स्कूल में जाने का। और फिर वो गांव के प्राइमरी स्कूल में मिस्री मास्टर के शरण में जब हम लोग गए, और वहां से कैसे हमारी जीवन परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ, जीवन की वो एक लीला, जो कि छोटे से हम पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, ऐसे पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे। और वहां से एक कमरा और उसकी आधा बरामदा, उस 1.5 कमरे से पढ़ाई जब प्रारंभ की थी, कभी सोचा भी नहीं था, कभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे लिए जब गंगेश राजा का नाम आता था तो होता था इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी तूफान है, गंगेश शाह के बारे में इतनी बड़ी तूफान है। जब पंडित कन्हैयालाल मिश्रा जी को जब आते थे, और मुझे याद है बचपन में, सत्यकाम तुमको भी याद होगा, जब वो
बड़े से रिक्शा में चल करके चलते थे, उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल थे और उनका बहुत नाम है। जब मैंने जेटली साहब को बताया कि मैं पंडित कन्हैयालाल मिश्र का ग्रैंडसन हूं, उन्होंने तत्काल मुझे इतना इज्जत के साथ मुझे कहा, तुम उनके ग्रैंडसन हो तो तुम्हारी तो कितनी ज्यादा प्रतिभा होगी इसके बारे में, ये लॉ के बारे में। ऐसे जब पंडित कन्हैयालाल मिश्र आते थे, वो रिक्शा से चलते थे, हम लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए भागते थे और उनके गांव पे, मर्यादपुर गांव में हम जाते थे। पंडित कन्हैयालाल मिश्रा जी बड़े से सोफा पे बैठा करते थे और हम कहीं दूर से, कहीं दूर में, बहुत दूर कहीं एक चारपाई पे बैठ जाते थे और बैठ करके हम तो उनको केवल देखते रहते थे, वो कैसे बोलते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, क्या करते हैं। अगर कभी पंडित कन्हैयालाल मिश्र ने ऐसे तरह हमारे सर के ऊपर ऐसे छू भी दिया तो बहुत समय तक हम किसी को छुआने नहीं देते थे, क्योंकि लगता था कि उनका तो हमारे सर के ऊपर या हमारे पीठ पर हाथ पड़ गया। तो भी जाते थे, मदन बाबू के बेटे हो? हाँ बाबा, मदन बाबू के बेटे। तो ये हमको ये ऐसा अनुभव होता है। जब कभी पंडित कन्हैयालाल मिश्र, हमारे लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी जब आते थे, गांव पे आते थे, या ब्रजबिहारी मिश्रा जी गांव पे आते थे, जो मंत्री हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायत राज मंत्री थे, उनके पीछे पीछे हम लोग दौड़ते हुए जाते थे। सत्यकाम को सारी बातें याद होगी और जब उसके बाद आते थे, कभी उन्होंने देख भी लिया, अरे पंडित जी ने हमको देख लिया, देखना ही हमको बहुत अच्छा लगता था। हम सोच भी नहीं सकते थे, हमें तो बड़ा अच्छा होता अगर किसी प्राइमरी स्कूल के मास्टर हो जाते या इंटर कॉलेज, हाई स्कूल इंटर कॉलेज के मास्टर हो जाते तो बहुत बड़ी चीज हो जाती। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा छोटा भाई आज अपने भारतीय राजस्व सेवा के शीर्ष स्थान पर, जो प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त शीर्ष स्थान पर पहुंचा, वहां से जाकर शीर्ष स्थान पर पहुंचा, और वही नहीं बल्कि उसने वहां पे सेंचुरी मारी और सेंचुरी मार करके आज अपनी सेवा को निवृत्त हो रहा। सेवानिवृत्त होना, मैं सत्यकाम को आज मैं सुबह भी बोल रहा था, ये तो हमारे जीवन की एक अनंत यात्रा है। इस यात्रा में तमाम सारे पड़ाव आते हैं, तमाम सारे मोड़ आते हैं और मोड़ों से हम फिर नए रास्ते पे चल पड़ते हैं, हमारी एक नई यात्रा प्रारंभ होती है। आज ये हमारी नई यात्रा का प्रारंभ हुआ है। ये हमारी जो सनातन संस्कृति है, जिसमें हमारी बाल्यावस्था, जो कि हम उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, जिसमें हम अपने आप को ताकतवर बनाते हैं। अगर हम योद्धा बनना चाहे योद्धा बनते हैं, अगर हम लेखक बनना चाहे लेखक बनते हैं, अगर हम पांडित्य चाहे तो पांडित्य का ज्ञान करते हैं। ये हम अपनी शक्तियों का अर्जन करते हैं, वो हमारा ब्रह्मचर्य काल होता है। गृहस्थ काल वो होता है जो कि हम अपने उन शक्तियों को, जिन शक्तियों को हमने अर्जित किया, उसको हम समाज को देते हैं, एक परिवार को पालन करते हैं, परिवार को नए परिवार का जनन करते हैं, और उसके बाद इस समाज का, इस प्रकृति का, इस देश का, अपने इसका हम पूरा पालन पोषण करते हैं। गृहस्थ आश्रम में रह करके हम उस काम को करते हैं। और गृहस्थ आश्रम के बाद आता है हमारा जो वानप्रस्थ आश्रम, जो कुछ भी हमने अर्जित किया उसको हम समाज को देते हैं। वानप्रस्थ अवस्था में हम अपने आप को समाज से जुड़ करके समाज को देते हैं। फिर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं ज्ञान चाहिए, हमें कुछ यश नहीं चाहिए, बल्कि हम समाज को देने के लिए वानप्रस्थ अवस्था में आते हैं। और उसके बाद चौथा काल हमारा आता है संन्यास। और संन्यास का जो अवस्था होता है, हम और हमारे भगवान, हम हमारे उस प्रकृति के बीच में और कोई नहीं है, केवल हम उसके साथ सीधा हमारा जुड़ाव हो जाता है। और हम एक नई जिंदगी के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, एक नए जीवन के लिए फिर हम उस अनंत यात्रा के तरफ प्रस्थान करते हैं। समय बदल गया है, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति अभी भी जिंदा है। उस सनातन संस्कृति में अब आपका गृहस्थ कार्यक्रम हो, पहले तो 25-25 साल का ये काल हुआ करता था, अब हो सकता है 25 साल हो, 60 साल हो, 80 साल हो। ये समय थोड़ा घटता बढ़ता है, परिस्थिति काल और परिस्थिति घटता बढ़ता है, लेकिन आज भी वानप्रस्थ अवस्था और आज भी संन्यास काल होता है कि जब हम अपने लिए नहीं बल्कि हम दूसरों के लिए जिएंगे। जब हम और हमारे दूसरों के बीच में अगर कोई है तो परमात्मा है और कोई नहीं है, हमारा उसके साथ सीधा संबंध होगा, वो हमारा संन्यास काल होगा। मैं अपने छोटे भाई को जो वानप्रस्थ अवस्था में इतना कुछ हासिल किया, आज हमारा देश अमृत काल में एक नए देश के रूप में आ रहा है। हम आप तो आते जाते रहेंगे, हमारी यात्रा चलती रहेगी, लेकिन हमारा देश अनंत समय तक चलता रहेगा। उस देश का जो एक अमृत काल है, उस अमृत काल में जो पूरा देश बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ जितनी ताकत तुमने हासिल की सत्यकाम, उस ताकत को इस देश को दे दो, जिससे देश भी आपको याद करे। क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ स्ट्रगल करके बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ। जैसे दिनेश कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। दिल्ली इतनी दूर है। पहले बार 1977 में जब मैं NCRTC में यहाँ पे NSS के इंटरव्यू के लिए आया, लगता था दिल्ली क्या है। पहले बार गंगेश शाह के घर पे ठहरा, मुझे दिल्ली के बारे में एक अलग बात होती थी। और जब यहाँ पे अर्बन सेक्रेटरी के तौर पे मैंने दिल्ली के विकास के लिए इतने सारे काम किए,
दिल्ली वालों को याद होगा, मैं कहता था मैं दिल्ली कभी रहूंगा नहीं, लेकिन दिल्ली के लिए इतना कुछ करूंगा जिससे दिल्ली वाले कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो ये जो एक हम लोग को जो यात्रा है, जैसे सत्याग्रह को मुझे याद आता है कि जब ये वहां पे इनको जब तय करना था कि क्या पढ़ेंगे, मैं तो साइंस का विद्यार्थी था और उस जमाने में साइंस के प्रति बड़ा एक अवधेश भी साइंस के विद्यार्थी थे और हम और अवधेश दोनों एक स्कॉलरशिप लेकर के बाहर चले गए थे। सत्यकाम को स्कॉलरशिप नहीं हुआ। अब सत्यकाम क्या पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, आर्ट पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे। सत्यकाम ने कहा भैया हमसे मैथ्स नहीं होता है, हम तो आर्ट पढ़ेंगे। सत्यकाम मुझे याद है मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, सब लोग कहते थे कि साइंस के मतलब क्या होगा। मैंने कहा अगर मेरा भाई आर्ट्स पढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है, आर्ट्स ही पढ़ करके बहुत अच्छा करेगा। और हाई स्कूल में भी सत्यकाम ने आर्ट्स लिया था, तुमको अगर याद होगा, मुझे तो वो सारे शब्द याद है। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय 12th के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उसमें लगता था कि पीसीबी वहां पे हॉस्टल हुआ करता था कि पीसीबी में नहीं गए तो आईएएस बन ही नहीं सकते, अगर पीसीबी में नहीं गए तो आप कुछ हो ही नहीं सकता, या एएन झा या जीएन झा, ऐसे बड़े बड़े हॉस्टल हुआ करते थे। और सत्यकाम उसके लिए बड़े स्ट्रगल कर रहे थे। मैं उन दिनों में आईआईटी में पढ़ा करता था। मैं आईआईटी से आया, सत्यकाम को देखा कि बड़े परेशान है, कल से बहुत परेशान है। मैंने कहा कहाँ हो सकता तुम्हारा? बोला भैया तो कहीं जगह नहीं हो पा रहा, यहाँ तो हमारे बड़े चचेरे भाई थे, वहां पे वहां रहा करते थे, लेकिन हमारा तो कहीं हो ही नहीं पा रहा। हम पूछे कि भाई कुछ और कोई नया चीज बना, तो पता चला कि वहां पे जो है ये एक नया हॉस्टल ताराचंद बना है। मैंने कहा चलो मेरे साथ चलो, मैं जानता नहीं था किसी को। मैंने कहा सत्यकाम चलो मेरे साथ चलो। और जो डॉक्टर शाही का नाम आपने लिया, वो इंग्लिश वाले प्रोफेसर का आपने नाम लिया, डॉक्टर शाही के घर में सत्यकाम को लेकर के गए और उनसे मैंने कहा मेरा भाई बहुत हीरा है, आप अगर उसे एडमिशन या, उन्होंने कहा कि बिल्कुल क्यों नहीं देंगे, लेकिन अभी बिल्कुल नया हॉस्टल। मैंने कहा बिल्कुल नया हॉस्टल में दीजिए, ये यहाँ पे नई चीज करेगा। और फिर उसके बाद उस हॉस्टल में इनका सत्यकाम का, जो कि लोग आना नहीं चाहते थे, वहां मैंने एडमिशन कराया और मेरा पूरा परिवार ताराचंद का हो गया। तो सत्यकाम का एडमिशन मुझे ख्याल है उसमें कैसे शुरू कराया था। इनको जब पता चला कि सिविल सर्विसेज का इम्तिहान देना है, कहते थे भैया आप तो साइंस वाले, आप तो इंजीनियर हो, आपका तो सब जगह हो जाएगा, आपको तो बहुत आता है। मुझे तो पहले पीसीएस बन जाने दो, मुझे पहले कुछ तो बन जाने दो, मुझे वीडियो बन जाने दो, उसके बाद मैं सोचूंगा आईएएस बनूंगा। मैंने कहा नहीं सत्यकाम, बड़ी सोच रखने वाला ही बड़ा बन सकता है, छोटी सोच वाला कभी बड़ा नहीं बन सकता। जब तक आदमी सोच से, अपने दिमाग से मजबूत नहीं होगा, तब तक वो बड़ा चीज कभी हासिल नहीं होगा। तब मैंने सत्यकाम से कहा तुम पीसीएस देना चाहते दे दो, लेकिन तुम्हें आईएएस तो जरूर देना, क्योंकि आईएएस का इम्तिहान नहीं दोगे तो तुम अपने आप को भूल सकते हो। मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं तुम कितने अच्छे हो, क्योंकि मुझे आत्मविश्वास था हमारे अपने भाई के ऊपर। और इन्होंने आईएएस का इम्तिहान दिया, एक बार में 3 बार क्वालिफाई की, तीनों बार इनका इंडियन पुलिस सर्विस के रूप में सिलेक्शन का उनका जो रैंक है, जो इंडियन पुलिस सर्विस हो सकते थे। और मुझे पहले बार याद है जब ये मसूरी में थे, मसूरी में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मसूरी मेरे पास है, बोले भैया क्या करना है? मैंने कहा मदद करता हूं तुम्हारी, जो है मैं जो जानता हूं तुरंत मैं बताता हूं, बाकी तुम निर्णय ले। और उसको निर्णय लेने के लिए मैंने उनकी मदद की। उन्होंने कहा भैया मैं इनकम टैक्स लूंगा। और आज मुझे इस बात का गर्व है कि इनकम टैक्स का जो निर्णय लिया, वहां पे शीर्ष स्थान में पहुंच करके बहुत अच्छा करके आज होता है। तो सत्यकाम, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम के बाद आगे आने वाला समय अपने देश को देने वाला समय। हमारा देश मांग रहा है ऐसे लोगों को जो सक्षम है, ऐसे लोगों को, देश को परवाह है, जो लोग देश को बहुत कुछ दे सकते हैं, और तुम बहुत कुछ दे सकते हो। उनके जीवन संगिनी मीनू के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। इनको तो मैंने सिलेक्शन भी किया है, बड़े भाई के रूप में इनको जो सिलेक्शन करने के लिए मैं इन्हें पटना गया और उसके बाद इनकी शादी भी कराई, क्योंकि मैं बड़ा भाई जरूर हूँ, लेकिन मेरा रोल ऐसा था कि पूरे परिवार को पालन करने का। और उस रोल में हमेशा हमारे साथ सत्यकाम खड़े रहे, उसको हमेशा मैंने जो, और इनकी सबसे अच्छी बात इन्होंने हमेशा कहते, आज मैंने सिविक सेंटर में हर बार कहते कि भैया ही हमारे लिए सब कुछ किया। नहीं, भैया ने कुछ नहीं किया, भैया ने केवल तुम्हें रास्ता दिखाया। बाकी अगर तुम समर्थ नहीं होते, अगर तुम में खुद की प्रतिभा नहीं होती, अगर तुम में खुद की अपनी ताकत नहीं होती, तो तुम जहां पहुंचे वहां बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। हम तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, बल्कि करना तो तुम्हें है। तुम्हें अपनी ताकत से, तुम्हें अपनी चीजों से उसको हासिल करना, और वो तुमने हासिल किया, जिसके लिए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो सत्यकाम, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, बड़े भाई के रूप में मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब तक तुमने जिंदगी भगवान तुमको अच्छा साथ दे, तुम्हें अच्छी जिंदगी दे, लंबी जिंदगी दे। देना हमारी जिंदगी का एक, ये हमारी प्रकृति का, हमारी सनातन संस्कृति में देना ही सबसे बड़ा कर्म होता है।
जो देता है वही सबसे ऊंचा होता है। तुम दो और ऐसे फ्लो के रूप में, जैसे नदियां लोगों को जल देती, पेड़ लोगों को छाया और फल फूल देते, जैसे पहाड़ लोगों को तमाम सारी रूप देते, ऐसे तुम देते रहो, क्योंकि जीवन की इस अनंत यात्रा में चलते रहो। तुम्हारा मुझे आशीर्वाद है। आज एक यात्रा का ये जो तुम्हारा अंत हुआ है, वो नई यात्रा का प्रारंभ है, नई यात्रा का शुभारंभ है। उसके लिए मैं तुम्हारा शुभाशीष देता हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे ही चलते रहो, अच्छा करते रहो, जीवन चलता रहेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत